Assalamu alaikum dear students. We are coming with our most important lecture from the unit solutions, that is colligative properties. अभी तक आपने solution वाले चैप्टर में एक तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है, दूसरा फिर हमने वेपर प्रेशर के रिलेटेड रोल्ट्स लॉ और रोल्ट्स लॉ के रिलेटेड फिर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है। हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली जो है आइडियल नहीं होती। हम अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगर उनको डाइल्यूट बनाया जाए, when their concentration, the concentration of non-ideal solutions, when that is less than 5% से कम अगर उनमें सल्यूट डिसॉल्व किया जाए, यानी कि सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम रखी जाए, एट दैट कंडीशन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन टेंड्स टू बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशंस। तो जब भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है, लेकिन खाली उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती है। और यानी कि डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दे टेंड टू बिहेव आइडियली, एंड उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो कि डाइल्यूट हो, उन्हीं की वो प्रॉपर्टीज जिनका हमने नाम रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो यहां पे याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which tend to behave ideally। उन्हीं सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देख लीजिए बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किन्हें कहते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज। सर कौन से सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, या आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, या डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस which are directly related to the number of moles of solute, which are directly related to the number of moles of solute, NB। सॉल्यूशंस की उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हो, यानी कि एक सॉल्यूशन में कितना मोल्स हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया है, या हमने सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूट डिसॉल्व किए हैं, वो प्रॉपर्टीज जो खाली सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टीज कहलाती है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम ऐसे भी कहेंगे कि वो सारी प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस की या आइडियल सॉल्यूशंस की जो कि डिपेंड करते हो कि हमने सॉल्वेंट में कितने मोल्स सोल्यूट डिसॉल्व किया है। सॉल्यूशंस की वो सारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करे, बल्कि डिपेंड करता होगा वो नंबर ऑफ सोल्यूट पे, हमने कितना सोल्यूट डाला है। वो सारी प्रॉपर्टीज नॉन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस की या आइडियल सॉल्यूशंस की वही प्रॉपर्टीज कहलाती है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनको हम और एक नाम देते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बेटा, जब हम किसी मिनिस्टर को चुनते हैं थ्रू इलेक्शन में सबसे पहले वोटिंग होती है। जब कोई बंदा इलेक्शन जीत जाता है तो वहां पे हम काउंटिंग करते हैं कि इस बंदे को कितने वोट्स मिले हैं, यानी कि वहां पे भी हम नंबर देखते हैं कि कितने व्यक्तियों ने इसको वोट डाला है। वहां पे ये नहीं देखते हैं कि इसको गरीब ने वोट डाला है, अमीर ने वोट डाला है, किसने डाला है। नेचर डज नॉट डिपेंड, नंबर इज इंपॉर्टेंट, नंबर। That is why, as in case of democracy, we select a person on the basis of the number of votes he has obtained. That is why we are calling colligative properties as democratic properties, as colligative properties are the properties of solutions which also depend on number of solute particles rather on their nature। सर सोल्यूट एसिड है, बेस है, साल्ट है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता।
सोल्यूट कितना लिया गया है, कम लिया गया है, ज्यादा लिया गया है, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो खाली नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्यूशंस व्हिच ओनली डिपेंड ऑन the number of moles of solute taken in the solvent, उन्हीं प्रॉपर्टीज का नाम रखते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसे आप याद रखोगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है जो हमें स्टडी करनी है, 4। तो एक चीज कर देते, इसको मैं पहले रब कर देता हूं। तो क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आइडियल सॉल्यूशंस या डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करते हो ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट में कितने पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हमने डिसॉल्व किए हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज जो खाली नंबर पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सोल्यूट पे ना डिपेंड करे, उन्हीं प्रॉपर्टीज का नाम रखा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तो टोटल कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा? 4, और चारों का मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं। द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है दैट इज डिप्रेशन और दैट इज रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट इज रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। The first colligative property which we are going to discuss here, that will be relative lowering of vapor pressure. इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। Second colligative property जो हमें डिस्कस करनी है, that will be elevation in boiling point. Elevation in boiling point दूसरी colligative property है। And third जो colligative property आती है, one of the most important colligative property, that is depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point of the solution. और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आती है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देख लीजिए आप, 4 प्रॉपर्टीज मैंने सॉल्यूशंस की लिखी है। एक तो है रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी यहां पे मैंने लिखी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशंस की या डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट में हमने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशंस की जो डिपेंड करते हैं ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। या ये वो प्रॉपर्टीज है जो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करते, सोल्यूट एसिड है, बेस है, साल्ट है, उस पे डिपेंड नहीं करता है इनका मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड एक सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है आपने कितना सोल्यूट डाला है सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन में कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा ये भी डिपेंड करता है आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना डाला है, अमाउंट कितना डाला है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो जाएगा ये भी डिपेंड करता है आपने उसमें कितना साल्ट डाला हुआ है। एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ये भी डिपेंड करना है आपने उसमें कितना सोल्यूट डाला हुआ है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस which are directly related to the number of moles or number of particles of solute, and they do not depend on the nature of the solute taken, rather they depend on the number of the solute particles taken in the solvent. All these properties are collectively called as colligative properties. ये कॉलिगेटिव वर्ड भी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉलिगेटिव का मतलब है ग्रुप करना, जमा करना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज का नेचर एक सेम है। ये सारी प्रॉपर्टीज का फंडा जो है ये सारी डिपेंड करते हैं ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इनको ग्रुप टुगेदर किया गया है और नाम रखा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative means to group together. We are grouping 4 properties together and we are giving them the same name on the basis of one thing, that is these properties depend on the number of moles of solute, and because of that they have been grouped together and called as colligative properties. बेटा पढ़ना क्या है हमें, देख लीजिए। हमें इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक तो डेफिनेशंस पढ़ना होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन, ये चीज होती क्या है, और हमें फिर मैथमेटिकली प्रूव करना होगा कोई हर किसी चीज में इक्वेशंस डिराइव करने होंगे जिनसे हम ये प्रूव कर सके दीज टर्म्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। दैट मींस वी हैव टू प्रूव मैथमेटिकली वेदर दे आर ट्रूली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉट। और फिर हम
और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है? 4 है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक एप्लीकेशन है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम ऐसी कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मींस वी हैव टू स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू गिव देयर इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दे आर रियली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फॉर दैट वी हैव टू डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, विद द हेल्प ऑफ एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 क्वेश्चंस बनते हैं ये एक क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है और फोर्थ क्वेश्चन। वो चारों क्वेश्चंस जो है नीट के लिए, आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चारों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम, या सबसे जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. This is the relative lowering of vapor pressure और यही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज बता देता हूं यहां पे, this relative lowering of vapor pressure, it is denoted by delta PR. Delta PR, it is the symbol for writing relative lowering of vapor pressure, delta PR. सर हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा, एक तो हमें इसकी डेफिनेशन समझनी होगी, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। दूसरा क्वेश्चन इसी में आएगा, वी हैव टू प्रूव दैट रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आएगा, वी हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफाइन रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रूव दैट इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला जो हम करते हैं, हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं। देख लीजिए, मैंने यहां पे एक बीकर लिया है और बीकर में समझो हमने एक प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर मान के चलिए, आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। आप इसी प्योर सॉल्वेंट को एक क्लोज्ड सिस्टम में लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट है इसमें। जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने की वजह से यहां पे इवापोरेशन हो जाएगी, वेपर बनेगा बहुत ज्यादा। प्योर सॉल्वेंट लिया है बेटा, आपने ऑलरेडी रोल्स का पढ़ा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर बनता है बहुत ज्यादा बनता है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर जब बहुत ज्यादा बनेगा तो यहां पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो वेपर प्रेशर बेटा एक्सर्ट होगा वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट होगा, और उसी वेपर प्रेशर का जो प्योर सॉल्वेंट में वेपर्स बनेंगे, वही वेपर्स अपने सरफेस पे एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर जो यहां पे प्योर सॉल्वेंट का होगा बहुत ज्यादा होगा, और वही वेपर प्रेशर हम उसके बदले लिख लेते हैं PA0। This PA0 here, it is the vapor pressure of pure solvent, pure solvent। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं यहां पे और एक बीकर ले रहा हूं, यहां पे इसमें मैंने यही वाटर ले लिया है, यही वाटर सेम वॉल्यूम के साथ यहां पे मैंने वाटर ले लिया, और इस वाटर में मैंने ऐड कर दिया है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी कि मैंने साल्ट ऐड कर दिया, इसमें साल्ट ऐड कर रहे हो आप इसमें, या शुगर आप इसमें ऐड कर रहे हो। साल्ट या शुगर क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बेटा। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब भी आप ऐड करोगे, यहां पे क्या होगा, आपने देख सुना होगा ऑलरेडी रोल्ट्स-लॉ के सेकंड केस में, जो आपने रोल्ट्स-लॉ का सेकंड केस पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है रोल्ट्स-लॉ के सेकंड केस में, व्हेन द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, वाटर वोलाटाइल है, साल्ट नॉन वोलाटाइल है, हमने साल्ट ऐड किया हुआ है वाटर में, वाटर नॉन वोलाटाइल है, सॉरी वाटर वोलाटाइल है, वाटर वोलाटाइल है, उसमें आप साल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, साल्ट नॉन वोलाटाइल है। बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साल्ट जो है वो वाटर की एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करता है। जो वाटर का यहां पे वेपर बनेगा, यहां पे जो वाटर का वेपर बनेगा वो कम बनेगा, और वाटर का जब वेपर कम बनेगा तो यहां पे सोल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर PA0 के बराबर नहीं होगा, उस PA0 से कम होगा। यहां पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, उसके बदले में लिख लेता हूं PA। Here are two terms,
One is PA naught, that is the vapor pressure of water in pure form. And here is PA, it is the vapor pressure of water in a solution containing non-volatile solute. या मैं कह सकता हूं ये वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उस सोल्यूशन का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होगा, यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि पीए जो होगा वो लेस होगा। और पीए नॉट यहां पे खाली सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर बहुत ज्यादा बनेगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं किया है। तो यहां पे जो पीए नॉट होगा वो हाई होगा। आप देख लीजिए बेटा, प्योर वाटर का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है हाई होगा, एंड इसी वाटर का जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे इसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं एक चीज कहूंगा, यहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से या साल्ट ऐड करने की वजह से बेटा यहां पे कितना वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर, इसका कितना वेपर प्रेशर कम होगा, वो चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो कितना इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, चेंज होगा, वो कहलाता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पे मैं एक चीज कर लेता हूं, मैं लिखता हूं डेल्टा पी ए, that delta PA is called as lowering of vapor pressure, यानी कि उसमें साल्ट ऐड करने की वजह से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है सॉल्वेंट का, वही रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा PA कॉल्ड एज lowering in vapor pressure। वो lowering in vapor pressure बराबर होगा द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि PA नॉट माइनस PA। तो ये आप याद रखोगे, दिस इक्वेशन गिव्स अस द lowering of vapor pressure, this equation gives us the lowering of vapor pressure of the solution containing non-volatile solute। इसमें non-volatile solute ऐड करने से वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, वही कहलाता है डेल्टा PA, lowering of vapor pressure। वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज PA नॉट माइनस PA। तो सबसे पहले ये याद रखोगे। तो हम क्या कहेंगे यहां पे डेल्टा PA विच इज द lowering of vapor pressure, इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा PA को, lowering of vapor pressure। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हो गया डिफाइन लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा हमें लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं करना है, हमें डिफाइन करना है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि डेल्टा PR है। हमने डेल्टा PA डिफाइन किया है। डेल्टा PA क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर कम हुआ बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वही कहलाता है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन हमें लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन करने के बदले क्या डिफाइन करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। देख लीजिए, मैं हटा देता हूं ये, तो ये आप याद रखोगे, दिस PA नॉट माइनस PA दैट इज डेल्टा PA। डेल्टा PA इज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है। तो देख लीजिए हमें डिफाइन क्या करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले डिफाइन करेंगे फिर प्रूव करेंगे इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। मैं लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, हमने रोल्ट्स लॉ पढ़ा था। रोल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था वो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट साल्ट, उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। आपने पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स P total, the vapor pressure of the solution, total vapor pressure of the solution containing non-volatile solute, that is equal to vapor pressure of the solvent component only, that is PA। बेटा पढ़ा हुआ है, P total is equal to PA, यानी कि फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, सोल्यूट वेपर बनाएगा ही नहीं, तो खाली जो वेपर बनाएगा वो सॉल्वेंट ही बनाएगा, इसलिए हम टोटल वेपर प्रेशर लिख लेते हैं सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू PA। बट इट इज वैलिड ओनली फॉर दैट सोल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन सोल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, रोल्ट्स लॉ में पढ़ा था जिस सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था,
उसका जो वेपर प्रेशर, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उस सोल्यूशन, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि उस सोल्यूशन में खाली सॉल्वेंट ही वेपर बनाएगा, सोल्यूट नहीं बनाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P टोटल इज इक्वल टू PA जो रोल्ट्स लॉ के हिसाब से था, PA एज पर रोल्ट्स लॉ दैट इज इक्वल टू PA नॉट काई A। होप आपने इक्वेशन पढ़ी होगी रोल्ट्स लॉ में, रोल्ट्स लॉ का सेकंड केस था, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूं। एज पर रोल्ट्स लॉ P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट काई A। दिस PA नॉट काई A इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली एज पर रोल्ट्स लॉ। हम डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देख लीजिए अच्छे से, जो P टोटल होगा सॉल्यूशन में कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, P टोटल वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो मैं इस P टोटल के बदले PA भी लिख सकता हूं, इस P टोटल के बदले में PA लिख सकता हूं। PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A। बेटा हमने P टोटल के बदले PA क्यों लिखा, क्योंकि अभी इससे पहले आपने लिखा P टोटल इज इक्वल टू PA फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैं इस P टोटल के बदले में PA लिख लेता हूं, PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A। समझ लीजिए। सो हियर वी आर फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the vapor pressure is equal to the product of vapor pressure of solvent in pure form multiplied by the mole fraction of the solvent that is chi A। देख लीजिए, अब मैं यहां पे एक चीज करता हूं, we know that from the concept of mole fraction के कंसेप्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो यहां पे है sum of mole fractions chi A plus chi B that is always equal to 1। मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। एज पर दिस इक्वेशन काई ए किसके बराबर होगा, काई बी को शिफ्ट कर दो, 1 माइनस काई बी आएगा, 1 माइनस काई बी। एज पर दिस इक्वेशन काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, दैट मींस काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी। सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ काई ए इन दिस इक्वेशन, दैट मींस पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट, काई ए के बदले आएगा 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। डिफाइन करेंगे हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी की तरफ आ रहे हैं हम, थोड़ा इसको मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, तब जाके हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी आर को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वही हमें डिफाइन करना है। तो यहां पे आप एक चीज करो, पी ए नॉट को यहां शिफ्ट करो, इट विल बिकम पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। ये आ रही है आपकी और एक इक्वेशन। तो देख लीजिए बेटा, एक चीज करते हैं, ये वाली टर्म को यहां शिफ्ट करते हैं, काई बी को यहां शिफ्ट करते हैं, दिस काई बी विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। काई बी को यहां शिफ्ट किया, इस वाली टर्म को यहां शिफ्ट किया, कुछ किया ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहां पे। यू कैन सी हियर काई बी विल बी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड आएगा यहां पे पी ए नॉट। तो एक चीज करते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो इस साइड को मैं यहां लिखता हूं। यहां फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, ये वाली टर्म यहां लिख दी। इट इज इक्वल टू काई बी, इट इज इक्वल टू काई बी। तो ये आ गई है आपकी फाइनल इक्वेशन, जिसका हम नाम रखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, पी ए नॉट माइनस पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द डिफरेंस बिटवीन द टू दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा पी ए, जो हमने पहले ही पढ़ा था, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी ए नॉट माइनस पी ए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा पी ए। वो डेल्टा पी ए क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डिवाइड करेंगे पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू काई बी। ठीक है, अब समझ लीजिए, डेल्टा पी ए क्या है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको डिवाइड क्या किया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट। ये जो इन दोनों का रेशो आता है, द रेशो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी ए नॉट
and the vapor pressure of pure solvent, this ratio is called as relative lowering of vapor pressure, जो कि हमें डिफाइन करना था। तो मैं यहां पे कहूंगा जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, आ गई डेफिनेशन इसकी। यहां पे भी कह सकते थे, यहां पे भी the difference between the vapor pressure of solvent and solution, that is the lowering of vapor pressure, the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent, जो इन दोनों का रेशो आएगा, उसी रेशो का नाम हम रखते हैं बेटा, that is relative lowering of vapor pressure. What is relative lowering of vapor pressure? It is the ratio of lowering of vapor pressure of the solution to the vapor pressure of pure solvent. तो इसी रेशो का नाम रखते हैं हम relative lowering of vapor pressure. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, जिससे आप रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हो। तो हमने डिफाइन करना था व्हाट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमने डिफाइन की रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट इज द रेशियो ऑफ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस रेशियो यही कहलाएगा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ वी हैव टू प्रूव वन थिंग, that relative lowering of vapor pressure, this entire term relative lowering of vapor pressure. Now the second question is we have to prove that this and relative lowering of vapor pressure, it depends on number of moles of solute. That means we have to prove whether this term is a colligative property or not. या आप यहां पे भी प्रूव कर सकते हो। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? काई बी के बराबर। व्हाट इज काई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर निकलती है, इसका मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स आप ज्यादा लोगे उतना ही मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का ज्यादा आएगा, उतना ही रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का ज्यादा होगा। दैट कंफर्म्स इटसेल्फ इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको फर्दर प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे वही कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज हियर प्रूव्ड। दिस टर्म इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज इक्वल टू काई बी। व्हाट इज काई बी हियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा लोगे उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा, जितना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा उतना रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इटसेल्फ कंफर्म्स दैट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो थोड़ा अच्छे से इसको प्रूव कर देते हैं, और ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ट्रूली इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको और एक अच्छी सी फॉर्म दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। आपने एक चीज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, काई बी मोल फ्रैक्शन स्कूल में पढ़ा था, या मोल फ्रैक्शन का जो टॉपिक पढ़ा होगा आपने कंसंट्रेशन टर्म्स में, उसमें हम काई बी का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। दिस काई बी मोल फ्रैक्शन काई बी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी, number of moles of solute NB divided by total number of moles present in solution Na plus NB. This chi B mole fraction of solute, chi B here mole fraction of solute, this is equal to ratio of number of moles of solute to the total number of moles present in solution, that is Na plus NB. समझ आ रही है बात? तो मैं एक चीज करता हूं, काई बी का वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड में। विल राइट एज सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ काई बी इन इक्वेशन सेकंड। व्हाट वी विल गेट? Pa नॉट माइनस Pa डिवाइडेड बाय Pa नॉट, दैट इज इक्वल टू काई बी। व्हाट इज काई बी इक्वल टू? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख लेते हैं NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो ये आ गई इसकी और एक फॉर्मूला, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां पे ये इक्वेशन सेकंड हम हटा देते हैं, ये वाली सारी इक्वेशन ये भी रब कर देते हैं, सारा देख लीजिए बेटा। ये याद रख लेना, ये जो टर्म है यही आपकी वो टर्म है जिसको हमने नाम दिया था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बदले आप डेल्टा PR भी लिख सकते हो, डेल्टा PR, that is relative lowering of vapor pressure, that is equal to the ratio of vapor difference in vapor pressure of pure solvent and solution to the vapor pressure of the pure solvent. तो इस एंटायर टर्म के बदले रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बदले आप डेल्टा PR भी लिख सकते हो। वही किसके बराबर निकला? NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। ठीक, नाउ
मैंने पहले ही कहा था एज पर डेफिनिशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है बेटा, दोज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, बट आइडियल सॉल्यूशन कोई होती ही नहीं है। तो फिर किन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होगी ये? नॉन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी, बिकॉज दोज डाइल्यूट सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, व्हेन दे आर डाइल्यूट दे टेंड टू बिहेव आइडियली। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मैं देख लीजिए क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं यहां पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं बेटा? जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो सोल्यूट की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी कि NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम होंगे एज कंपेयर टू NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देख लीजिए NA क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इनमें से वैल्यू किसका कम होगा? NB का वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू NA। तो हम NB को यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, NB को नेग्लेक्ट करेंगे। मैं लिखूंगा यहां पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। ये मैं लिख रहा हूं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में NB का वैल्यू जो है वो NA से बहुत कम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में। हेंस इस NB को हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूं, हेंस NB कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर में NB जो है वो कैंसल हो जाएगा। NB को कैंसल कर देते हैं। आप एक चीज याद रख लीजिएगा, यहां पे डिवाइड में क्या है? NB। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत कम होगा, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं NB को हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, that will be equal to the ratio of number of moles of solute to the total number of moles of solvent। मैंने डिवाइड में डिनोमिनेटर में NB को कैंसल कर दिया है, तब जाके आपको ये वाली इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन का हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NA। अब देख लीजिए व्हाट इज NA है हियर? NA इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में NA का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगा। NA का जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए NA का वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड। तो मैं यहां पे कह सकता हूं PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है NA। तो आई विल राइट दिस एंटायर टर्म PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। तो इसको हटा देते हैं। मैंने NA जो है NA को कांस्टेंट रखा है फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाली टर्म रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। वही मैं कह रहा था कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर it is directly proportional to the number not nature। the relative lowering of vapor pressure it is directly proportional to the number of moles of solute। अब जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा लोगे, चाहे वो एसिड होगा, बेस होगा, साल्ट होगा, कुछ भी होगा, आयन होगा, एलिमेंट होगा, कुछ भी हो, जितना ज्यादा सोल्यूट आप ज्यादा ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जितना उसका वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही उसका रेशो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रेशो भी कम आएगा, उतना उसका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा कम, वो रेशो भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके बदले हम डेल्टा PR लिख लेते हैं, दैट डेल्टा PR विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। दैट मींस एज पर दिस इक्वेशन, जो यहां पे ये इक्वेशन आ रही है, एज पर दिस इक्वेशन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर that is directly proportional to number of moles of solute, and so we can say delta PR is a colligative property। we can call it as a colligative property, क्योंकि हमने पहले ही कहा colligative property वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो अगर आपसे अब पूछा जाए, एक सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, दूसरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 या 3 मोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब बताइए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट ज्यादा होगा, 2 मोल या 3 मोल वाली सॉल्यूशन में। तो एक क्वेश्चन में दे देता हूं आपको,
अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। हमने खाली पढ़ा है अभी तक कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, अभी हमने ये पढ़ा। अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमें करनी है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है इसका और एक लेक्चर भी बने। एक चीज समझ लीजिए आप, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं, यानी साल्ट ऐड करने की वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कितना कम हुआ, यानी कि रेशो लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशो होगा, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कब ज्यादा होगा, जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे सोल्यूशन में, तब जाके आपके रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रेशो है वो ज्यादा आएगा। तो ये चीज समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। For example, I am having number one, I am having 1 mole aqueous solution of glucose, 1 mole aqueous solution of glucose, और दूसरा मेरे पास है 1 mole aqueous solution of NaOH या NaCl, 1 mole aqueous solution of NaCl. And third, I am having 1 mole aqueous solution of CaCl2, calcium chloride, 1 mole aqueous solution of calcium chloride. And at last, I am having 1 mole aqueous solution of K2SO4, potassium sulfate. अब देख लीजिए, यहां पे हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया है, यहां पे NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, यहां पे कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, यहां पे पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो ये जो है ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल, NaCl नॉन वोलेटाइल, कैल्शियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पोटेशियम सल्फेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपसे पूछा गया है अगर हम ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन ले, इन सोल्यूशंस में से आप बताइए कौन सी सोल्यूशन वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू आएगा, सबसे ज्यादा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर आप एक चीज नहीं करिएगा, क्या 1 मोल, इस पे नहीं जाना। ये देखना 1 मोल है क्या, ग्लूकोज जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी वाटर में डिसोसिएशन नहीं होगी, ना एसोसिएशन होगी, तो इसका नंबर ऑफ मोल वाटर में भी 1 मोल ही रहेगा। लेकिन NaCl जो है, NaCl एक आयनिक सोल्यूट जो है NaCl, कितना लिया है 1 मोल, तो इसकी वाटर में डिसोसिएशन हो जाती है NaCl की। जब इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, ये बनाएगा Na पॉजिटिव और बनाएगा Cl नेगेटिव। 1 मोल NaCl से निकलेगा 1 मोल Na पॉजिटिव और इससे निकलेगा 1 मोल Cl नेगेटिव। तो ये कितने मोल्स बन रहा है, 2 मोल्स आयन्स बना रहा है। NaCl आपने लिया है 1 मोल, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करोगे उसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, वो बनाएगा 2 मोल्स ऑफ आयन्स बनाएगा वहां पे। लाइकवाइज जब आप कैल्शियम क्लोराइड लोगे, कैल्शियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करो, नो डाउट आपने 1 मोल लिया है, लेकिन वाटर में ये 1 मोल नहीं रहने वाला, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी क्या है, साल्ट है। साल्ट मतलब आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल मतलब इसकी भी वाटर में डिसोसिएशन हो जाएगी। जब इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, 1 मोल बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन यहां पे 2 टाइम्स है, 2 into 1, 2 मोल्स बनेगा, 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, यानी कि 2 मोल्स बनाएगा Cl नेगेटिव। तो टोटल कितने मोल्स बन रहे हैं आयन, 2 + 1 मोल, दैट इज 3 मोल्स यहां पे आयन्स बनेंगे। वेराज कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट की, ये बनाएगा 2 टाइम्स पोटेशियम, यानी कि 2 मोल्स पोटेशियम ये देगा, 2 मोल्स देगा ये किसके, K पॉजिटिव के, 2 मोल्स K पॉजिटिव देगा, और यहां पे SO4 2 नेगेटिव का एक और मोल निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव का 1 मोल निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव का 1 मोल निकलेगा। अब देख लीजिए यहां पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वाटर में डिसोसिएशन शो नहीं करेगा, ये वाटर में 1 मोल ही रहेगा। NaCl की वाटर में डिसोसिएशन हो जाती है, वो बनाता है 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, यानी कि 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड, एक तो वाटर में कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनेगा, 1 मोल क्लोरीन Cl2 बनाएगा 2 मोल, तो टोटल ये डिसोसिएट होकर 3 मोल्स बनाएगा। और कैल्शियम सल्फेट जो है, ये पोटेशियम सल्फेट जो है, पोटेशियम सल्फेट बनेगा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम K पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव का 1 मोल निकलेगा, यानी कि 1 मोल इसका सोल्यूशन में 3 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हियर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मींस ओनली 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ NaCl मींस 2 मोल्स ऑफ आयन्स,
1 mole of calcium chloride means 3 moles of ions, and 1 mole of one mole of potassium sulfate K2SO4, 1 mole of K2SO4 means 3 moles of ions. अब किसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? 1 मोल ही है ग्लूकोज, 1 मोल NaCl का 2 मोल्स आयन्स है, तो ये 3 मोल्स आयन्स है, ये 3 मोल्स आयन्स है। एक मिनट रुकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स बन रहे हैं टोटल? कैल्शियम का 1 मोल और एनायंस का 2 मोल, 3 मोल्स बना रहा है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के 2 मोल्स बना रहा है, सल्फेट के 1 मोल बना रहा है, यानी कि टोटल इसमें भी कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो ये वाली जो 2 सॉल्यूशंस है, ये वाली 2 सॉल्यूशंस, इनमें नंबर ऑफ मोल्स वाटर में कितना हो रहा है? 1 मोल से 3 मोल, इसमें भी 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, इसमें भी 1 मोल से 3 मोल बन रहा है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे नहीं देखना है अयान है कि क्या है, हमें नेचर नहीं देखना है, हमें देखना है नंबर। ये वाटर में 1 मोल ही रहा, ये वाटर में 2 मोल बन गए, इसको वाटर में 3 मोल बन गए, इसको वाटर में 3 मोल बन गए, तो लास्ट वाले 2 जो है, इन दोनों को वाटर में डिसोसिएशन होकर 1 मोल से 3 मोल बन रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स जितना जितना इंक्रीज होगा उतनी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स इन दीज 2 केसेस the relative lowering of vapor pressure will be extremely large. Relative lowering of vapor pressure का वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इनके 1 मोल को सोल्यूट में 3 मोल्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब भी इंक्रीज होगा तो आपकी रिलेटिव lowering of vapor pressure ज्यादा आएगा। So this was all about today's lecture, that is relative lowering of vapor pressure। लेकिन याद रखिएगा इस पे और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि relative lowering of vapor pressure से हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो वाला कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा। फिर बाद में हम relative lowering of vapor pressure या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या हम कैसे डिटरमाइन करें, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे डिटरमाइन करें, उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से रिलेटिव लॉवरिंग वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की, उसका पहला लेक्चर। तो दूसरा लेक्चर भी इसी के रिलेटेड होगा, तब जाके हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तरफ जाएंगे जो कि है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे और एक लेक्चर बनेगा। खुदा हाफिज़।